हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। हम अब संस्थाओं के विषय में अध्ययन आगे स्टार्ट करेंगे। जैसे हम आगे निर्वाचन आयोग की बात करेंगे, संघ लोक सेवा आयोग या जितने भी हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर हम डीप डिस्कशन करेंगे। ये सब कुछ आपके सिलेबस में है, लेकिन उसको शुरू करने से पहले कुछ हमारे एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी संस्थाएं किस प्रकार की हैं। यानी कि आपको 4 संस्थाओं के नाम दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि ये संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, संविधिक है या गैर संविधिक है, या रेगुलेटरी बॉडी है या न्यायिक निकाय है, किस प्रकार की संस्था है। एलिमिनेट करने होता है, आपको छांटना होता है। या फिर सीधे सीधे जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे संघ लोक सेवा आयोग है, जो है अनुसूचित जाति आयोग है, इस तरह के जो संवैधानिक संस्थाएं हैं इनके आर्टिकल्स भी आपसे पूछ दिए जाते हैं किस आर्टिकल से रिलेटेड है। तो कई प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं संस्थाओं के संदर्भ में। तो हम एक एक संस्था को डीप पढ़ेंगे। जितनी भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं इनको तो आपको पढ़ना ही है। जो गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं उनमें भी प्रमुख जो हैं वो आपको पढ़ने हैं। सब कुछ आपके सिलेबस में है। और गैर संविधिक जो हैं, जैसे नीति आयोग है, सीबीआई है, राष्ट्रीय विकास परिषद, इनको भी आपको जानना है, समझना है। तो इन सब चीज़ों के विषय में अध्ययन करने से पहले आज की इस क्लास में चलिए हम संस्थाओं के विषय में एक ओवरव्यू लेते हैं, जहाँ से काफ़ी प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। इंस्टीट्यूशन, संस्थाएँ या बॉडीज़, निकाय जो हमारे देश में हैं वो 2 प्रकार की हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जा रही है, सार्वजनिक जो निकाय हैं जो गवर्नमेंट के हैं। इसके अतिरिक्त जो है निजी भी होते हैं। तो संस्थाएं मुख्य रूप से जो बड़े वर्ग हैं वो 2 वर्गों में बांटी गई हैं। एक को कहते हैं संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। संवैधानिक निकाय जैसा इसके नाम से स्पष्ट है कि संविधान शब्द इसमें है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जितने भी संस्था होती हैं इनका जिक्र संविधान में कहीं ना कहीं है। हो सकता है कि वो मूल संविधान में ही हो, या हो सकता है किसी संविधान संशोधन के द्वारा उसको संविधान में डाला गया है बाद में। तो किसी भी प्रकार से अगर वो संविधान में वर्णित है, संविधान के किसी आर्टिकल में उसका जिक्र है, उसको बनाने को, उसकी संरचना, गठन इत्यादि के संदर्भ में, तो वह संस्था कहलाती है संवैधानिक संस्था। जैसे कि अगर संविधान में लिखा है आर्टिकल 324 में कि एक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा, यानी एक देश में निर्वाचन आयोग होगा जो अमुक कार्य करेगा, उसकी शक्तियां वगैरह बताई गई हैं। तो चूँकि संविधान ने ही निर्वाचन आयोग के गठन की बात की है, तो यह किस प्रकार की संस्था हो गई? संवैधानिक संस्था हो गई। जैसे आपके उच्चतम न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय हैं, या जितने भी बॉडीज़ हैं जो हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं, कुछ प्रमुख, वो सब क्या हैं? संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो इनके गठन का प्रावधान क्या होता है? संविधान में होता है, उसी में वर्णित होता है किसी न किसी आर्टिकल में। और यदि इनकी संरचना इत्यादि यानी इनके प्रावधानों में अगर कोई परिवर्तन आपको करना है, तो चूँकि ये संविधान में वर्णित है तो आपको कहाँ संशोधन करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो 2 बातें हैं कि संवैधानिक संस्थाएं वह संस्थाएं होती हैं जिनके गठन का जिक्र संविधान के किसी न किसी आर्टिकल में दिया होता है, उसी के आधार पर इनका गठन किया जाता है और संविधान से ही ये शक्तियाँ प्राप्त करती हैं। यानी कि ये बनेंगी, इनके क्या कार्य होंगे, सब संविधान में दिया रहता है। और यदि इन संस्थाओं के प्रावधानों में कोई परिवर्तन करना पड़ेगा तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो कुछ इसमें मूल संविधान में भी थी और कुछ बाद में संशोधन के द्वारा भी डाली गई हैं संविधान में। तो कुछ यहाँ पे मैंने लिखी हैं, उनको ज़रा आप एक नज़र देख लें। जैसे निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग जिसको कहते हैं, इस पर हम क्लास भी आगे करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट आर्टिकल 324, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, आर्टिकल 315 से लेकर 323 के बीच में प्रावधान है इसके। और साथ ही साथ में राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में भी बताया गया है। वित्त आयोग जिसको हम पढ़ भी चुके हैं, आर्टिकल 280, 280। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये तीनों आयोग आपको पढ़ने हैं। ये आर्टिकल 338, 338A और 338B से रिलेटेड हैं।
तो ये तीनों ही आयोग आपके सिलेबस में हैं, इनको पढ़ना भी है आपको। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पर भी हम क्लास करेंगे, आर्टिकल 148। ये आर्टिकल आपको मालूम होने चाहिए क्योंकि इतने ही प्रमुख संवैधानिक निकाय हैं और इनके आर्टिकल मैचिंग के लिए आपको दिए जा सकते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये आर्टिकल आपको जरूर ही मालूम होने चाहिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 148 में है। भारत के महान्यायवादी, ये आर्टिकल 76 से रिलेटेड है और इसी के साथ साथ राज्य के महाधिवक्ता आर्टिकल 165 से रिलेटेड है। इसको आप अलग लाइन में लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह कम है इसलिए एक ही लाइन में लिख दिया। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी होता है, आर्टिकल 350B में इसका जिक्र किया गया है। राजभाषा आयोग के गठन की बात की गई है आर्टिकल 344 में। तो यहाँ पर क्या खास चीज़ देख रहे हैं कि इन संस्थाओं के विषय में संविधान के आर्टिकल में जिक्र किया गया है कि ये संविधाएं कैसे बनेंगी, इनका अध्यक्ष क्या होगा, क्या कार्य होगा, कैसे गठन किया जाएगा, किसको पावर रहेगी गठन करने की। तो ये सारा इन आर्टिकल्स में वर्णित है, इसीलिए क्या है, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। अब हमने बताया कि ऐसा नहीं है कि अगर संविधान में किसी संस्था का जिक्र नहीं है और बाद में संसद ने उसको एक अधिनियम बना करके संविधान संशोधन करके उसमें डाल दिया तो वह भी जो है संवैधानिक संस्था ही कही जाएगी। जैसे आपका जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ये पहले नहीं था, तो इसको जो है आर्टिकल 338B में बाद में एक संवैधानिक निकाय के रूप में दिया गया है दर्जा। तो बाद में भी अगर आती हैं तब भी वो संवैधानिक निकाय कहे जाएंगे। तो इसको आशा है आप समझ गए होंगे। इस सभी पे हम एक एक क्लास करेंगे, कुछ को हम साथ में करेंगे, 2-2 3-3 साथ में करेंगे। तो ये एक बड़ा भाग ये हो गया। दूसरा जो है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है उसको ज़रा समझें। ये कहलाती हैं गैर संवैधानिक निकाय, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, या इनको संविधानेतर या अतिरिक्त संवैधानिक निकाय कहा जाता है, यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। इसको एक और नाम देते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। अब देखिए यहाँ पे गैर शब्द लगा हुआ है, नॉन या एक्स्ट्रा। इसका मतलब है कि इनका जिक्र संविधान में नहीं है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का यह मतलब कतई नहीं है कि ये संविधान के खिलाफ है। संविधान के खिलाफ जो संस्थाएं होती हैं उनको असंवैधानिक कहा जाता है। उनके लिए एक अलग शब्द है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उनको क्या कहते हैं? असंवैधानिक। देखिए यहाँ पे आप इस शब्द से और इस शब्द में काफ़ी फ़र्क है। गैर संवैधानिक का मतलब है संविधान के बाहर और असंवैधानिक का मतलब होता है संविधान के विपरीत, जो संविधान का उल्लंघन करती होंगी। जैसे जो टेररिस्ट की संस्थाएं होती हैं उनको असंवैधानिक घोषित किया जाता है, इलीगल हैं वो, तो वो अलग चीज़ है। यहाँ पर जो हम गैर संवैधानिक की बात कर रहे हैं इसका मतलब है संविधान से बाहर, इनके जिक्र संविधान के किसी भी आर्टिकल में नहीं है। इनका गठन कैसे होगा, इनकी शक्तियाँ क्या होंगी, कितने मेंबर होंगे, क्या ये करेंगी, क्या कार्य होंगे, क्या पावर्स होंगी, यह संविधान में नहीं वर्णित है। तो कैसे ये बनती है संस्थाएं? इनका गठन का जिक्र संविधान में वर्णित नहीं है। तो ये संस्थाएं दो प्रकार से बन सकती हैं। अगर संविधान में वर्णन नहीं है तो दो प्रकार से बन सकती हैं, इसीलिए इनको दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है। पहली कैटेगरी है संविधिक। देखिए अब ये संविधिक और संवैधानिक शब्द को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, ये संविधान में वर्णित हैं, और जो संविधिक हैं वो गैर संवैधानिक का एक प्रकार है। संविधिक और गैर संविधिक। संविधिक यानी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ और गैर संविधिक मतलब नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़। तो ये क्या होते हैं? संविधिक ये हैं दोनों ही गैर संवैधानिक, यानी इनका संविधान में जिक्र नहीं है, संविधान के बाहर है। तो गठन के आधार पर इनको दो प्रकार में बांटा गया है। जो संविधिक निकाय होते हैं इनको वैधानिक भी कहा जाता है और गैर वैधानिक भी कहा जाता है। संविधिक का मतलब है संसद या राज्य के विधानमंडल ने
कोई अधिनियम बना करके इनका गठन किया है। संसद एक्ट पारित करता है और एक्ट में कहता है कि एक ऐसी संस्था बनाई जाएगी। तो वो कैसी संस्था हो गई? अधिनियम बना करके, चाहे संसद ने अधिनियम बनाया हो और चाहे राज्य स्तर पे राज्य के विधानमंडल ने अधिनियम बनाया हो, एक्ट बनाया हो, और उस एक्ट में किसी संस्था के गठन की बात कर दी कि एक इस प्रकार की संस्था होगी जो फला फला कार्य करेगी, तो वो संस्था कहलाएगी संविधिक निकाय। यानी कि ये विधि के आधार पे बनाई गई है, लॉ के आधार पे बनाई गई है, कोई कानून पास करके बनाया गया है, कोई अधिनियम या विधि या कानून बनाकर उस संस्था को बनाया गया है। तो ये जो ब्लू कलर से हमने लिखी हैं ये सब संविधिक संस्थाएं हैं, लेकिन इनका जिक्र संविधान में नहीं था, इसीलिए ये गैर संवैधानिक की श्रेणी में आती हैं। तो गैर संवैधानिक में जो संस्थाएं राज्य की विधानमंडल या संसद द्वारा एक्ट बना के, विधि बना के बनाई जाती हैं, उनको संविधिक निकाय कहा जाता है। जैसे कि ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 में बनाया गया। ये शेयर बाज़ार से रिलेटेड आप जानते ही हैं, सेबी। तो ये एक्ट बना के लाया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 93 में, राष्ट्रीय महिला आयोग 90 में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 92 में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010। ये सभी आप नज़र इस पे अच्छे से दौड़ा लीजिएगा, ये आते हैं, आपको अच्छे से प्रश्न पूछने को आएगा। एक दो इसमें का देगा, एक इसमें का, एक इधर से कहीं से उठाएगा और आपसे पूछेगा क्वेश्चन। तो ये सब किसी न किसी एक्ट के आधार पर आए हैं। सशस्त्र बल अधिकरण 2007 में लाया गया। भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण, जिसको कहते हैं UIDAI, जो आपके आधार से रिलेटेड है, तो ये है भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आपके आधार का पूरा कार्य देखती है। 2016 में इसको एक संविधिक निकाय बनाया गया है। ये पहले किस प्रकार का निकाय था? पहले ये गैर संविधिक निकाय था, याद रखिएगा, ये पहले गैर संविधिक में आता है। अभी हम बताएंगे गैर संविधिक क्या है। जो गैर संविधिक होते हैं उनको कभी भी एक्ट बना के संविधिक भी बना सकते हैं, और अगर इनको संवैधानिक बनाना हो, जैसे कि आप अगर इस संस्था को संवैधानिक बनाना चाहें तो संविधान में संशोधन करके इसको किसी आर्टिकल में डाल दीजिए, तो ये इधर आ जाएगी। जब तक ये आर्टिकल में नहीं है, किसी एक्ट में है, तब तक ये इस श्रेणी में है। तो आप एक मोटे मोटे तौर से ऐसे याद रख सकते हैं कि जिनका गठन आर्टिकल में है वो संवैधानिक, जिनका गठन एक्ट में है, किसी एक्ट में है, वो हो गई आपकी संविधिक। अब एक भ्रम यहाँ पर ये हो जाता है कि आपको पता है कि संविधान संशोधन भी एक एक्ट ही होता है। तो संविधान संशोधन करके यहाँ पर किसी संस्था को डाल दिया गया तो वो किस में आएगी? एक्ट के माध्यम से बनी है, लेकिन वो संविधान में डाल दी गई है, तो वो संविधान संशोधन करके आर्टिकल में आ गई है, इसलिए वो इस श्रेणी में आएगी। यहाँ पे बाहर रखा गया है, ये संविधान में नहीं बल्कि अलग है। तो भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण पहले इस श्रेणी में था, बाद में इसको इस श्रेणी में ले आया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग, विजिलेंस है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग, केंद्रीय एवं राज्य के सूचना आयोग 2005 में, और लोकपाल और लोकायुक्त 2013 में ये बने थे। इनके सबके एक्ट हैं, उसी के आधार पर इनका गठन किया गया है। अब गैर संविधान में हमने बताया, गैर संवैधानिक में एक कैटेगरी आपकी ये हो गई जो एक्ट बना के लाए गए। तो दूसरी कैटेगरी क्या है? क्या बिना एक्ट बनाए ही संस्थाएं बन जाती हैं? तो बिल्कुल, सरकार के द्वारा गठित कर दी जाती हैं, यानी कि ये तो विधायिका ला रही है, ये कार्यपालिका के द्वारा लाई जाती हैं, यानी कि इसमें विधि बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्ट पारित नहीं किया गया है। सरकार का कोई संकल्प है, कोई आदेश, उसी के आधार पे, यानी कार्यकारी आदेश के द्वारा ये बनाई जाती हैं। ये विधिक आदेश नहीं है। देखिए, जब विधि बनाई जाएगी तो संसद में या विधानमंडल में उसको पास किया जाएगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, वो अधिनियम बनेगा, फिर उसके आधार पे संस्था बनेगी। तो ये ज़्यादा पावरफुल संस्थाएं होती हैं, और ये तो सबसे ज़्यादा पावरफुल संस्थाएं होती हैं क्योंकि ये संविधान में वर्णित हैं। ये वाली जो संस्थाएं हैं जिनको गैर संविधिक, यानी इसके लिए एक्ट भी जरूरी नहीं था,
तो ये गैर संविधिक हैं। ये सरकार के कार्यकारी संकल्प या आदेश द्वारा बनाई जाती हैं, इसीलिए इनको एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ कहा जाता है। एक और नाम इनका है एग्जीक्यूटिव बॉडी, यानी कि कार्यकारी निकाय। तो कार्यकारी निकाय जब भी कभी आ जाए तो कैसी संस्थाएं हैं? मूल रूप से ये गैर संवैधानिक हैं, और गैर संवैधानिक की किस श्रेणी में है? गैर संविधिक। जैसे नीति आयोग, अगर आपसे पूछा जाए नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है, और विकल्प में अगर वहाँ पे गैर संवैधानिक दिया है तो सही है, क्योंकि है तो ये सभी दोनों गैर संवैधानिक ही हैं। लेकिन अगर विकल्प में गैर संविधिक दिया हुआ है तो वो ज़्यादा सही हो जाएगा, क्योंकि वो और ज़्यादा अच्छे से डिफाइन कर रहा है उसे। और अगर दोनों चीज़ें दी गई हैं कि गैर संवैधानिक, गैर संविधिक, तो नीति आयोग, और अगर लिखा है गैर संवैधानिक संविधिक, तो इनमें से कोई होगा एक। तो ये हो गया नीति आयोग। नीति आयोग का गठन एक्ट बना के नहीं किया गया, बल्कि ये जो है पहले एक संस्था थी योजना आयोग, उसको ख़त्म किया गया है और उसी के स्थान पर कह लीजिए उसको प्रतिस्थापित किया है इस नई संस्था ने, नीति आयोग ने। और इसका गठन सरकार के एक संकल्प के द्वारा किया गया है, ना कि कोई एक्ट बना के। उसी तरीके से एनडीसी है, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद भी किसी एक्ट के द्वारा नहीं है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए सीबीआई जो है वो भी संविधिक नहीं है, यानी सीबीआई का गठन किसी एक्ट के द्वारा नहीं किया गया है और ना ही संविधान में उसका जिक्र है। ये है एक कार्यकारी संस्था। इसको पावर मिलती है दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टेबलाइजमेंट एक्ट 1946 के द्वारा। इसको पावर जो मिलती है वो है दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टेबलाइजमेंट 1946 एक एक्ट है, DSPE, दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टेबलाइजमेंट एक्ट 1946 के द्वारा कुछ इसको पावर्स मिलती हैं, लेकिन ये उसके आधार पे गठित नहीं किया गया है। वहाँ से पावर्स ड्राइव करता है जो आज़ादी के पहले ब्रिटिश काल का एक एक्ट है। तो इसीलिए ये एक्ट के माध्यम से गठित नहीं है, ये गैर संविधिक में आएगा। तो ये तीन महत्वपूर्ण हैं। तो यही जो है आपकी दो मुख्य कैटेगरी हैं और दूसरे में दो कैटेगरी हैं। अब कुछ और चीज़ें जानें। ये तो प्रमुख निकायों के जो है एक हमने वर्गीकरण आपको बता दिया। अब इसी में से संस्थाओं को एक वर्ग में बांटा जाता है जो न्यायिक संस्थाएं हैं, यानी कि न्याय करने वाली संस्थाएं। अगर पूछा जाए जुडिशियल बॉडीज़, तो जैसे आपके उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट, ये सब क्या हैं? ये न्यायिक संस्थाएं हैं और ये संवैधानिक में आती हैं। संवैधानिक संस्थाएं तो हैं ही, क्योंकि इनके गठन का जिक्र संविधान में है, और न्यायिक संस्थाएं हैं मतलब न्याय करने के लिए हैं। कुछ संस्थाएं होती हैं जिनको अर्ध न्यायिक संस्थाएं कहा जाता है, जैसे हमने आपको ट्रिब्यूनल्स पढ़ाए थे। तो अर्ध न्यायिक संस्थाएं क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ होती हैं। एक और प्रकार संस्थाओं का होता है जिसको रेगुलेटरीज बॉडीज़ कहते हैं, नियामक निकाय। यहाँ पे मैंने लिखा है रेगुलेटरी बॉडीज़, नियामक निकाय। तो ये किसी भी श्रेणी में हो सकती हैं, इस श्रेणी में भी हो सकती हैं, इसमें भी हो सकती हैं, इसमें भी हो सकती हैं। तो ये निकाय का कोई प्रकार नहीं है, इन्हीं में से कुछ निकायों के कार्य के आधार पर उनको रेगुलेटरी बनाया जाता है। नियामक यानी किसी कार्य विशेष या किसी क्षेत्र विशेष का नियंत्रण करना ही नियामन कहलाता है। जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर है, तो टेलीकॉम सेक्टर में दिशा निर्देशन के लिए, अनुशासन बनाने के लिए, नियंत्रण बनाने के लिए, नियमन करने के लिए एक संस्था होती है जिसको ट्राई बोलते हैं। तो वो क्या है? टेलीकॉम सेक्टर की नियामक संस्था है। अब वो संस्थाएं संविधिक भी हो सकती हैं, गैर संविधिक भी हो सकती हैं, संवैधानिक भी हो सकती हैं। तो रेगुलेटरी बॉडीज़ में कुछ रेगुलेटरी बॉडी आपको जाननी चाहिए, जैसे RBI है, तो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ट्राई है, इरडा है, इरडा जो है आपके इंश्योरेंस सेक्टर में है, बिस है, और CBFC है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड कहते हैं इसको, PFRDA है,
ये पेंशन और फंड जो होते हैं, फंड उनके नियमन के लिए और विकास के लिए होता है। FSSAI फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये खाद्य नियमन के लिए होता है, खाद्य के क्षेत्र में नियामक इकाई है। तो ये रेगुलेटरी बॉडीज़ उन संस्थाओं को कहते हैं जो संस्थाएं अपने क्षेत्र में नियमन का कार्य करती हैं, दिशा निर्देशन, नियंत्रण, अनुशासन बनाने का कार्य करती हैं। और कुछ ये क्वासी जुडिशियल भी होती हैं, यानी अपने क्षेत्र में कुछ न्यायिक अधिकार भी ये रखते हैं। जैसे ट्राई वगैरह हैं तो अपने क्षेत्र के मामलों का निपटारा भी करते हैं। तो ये रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं। ये किसी भी उसमें हो, किसी भी संस्था को आप रेगुलेटरी बॉडी के रूप में रख सकते हैं। तो ये आपका संस्थाओं का एक स्ट्रक्चर है। अब संस्थाओं में हमें जो पढ़ना है वो हम शुरू करेंगे पहले निर्वाचन आयोग से, और निर्वाचन आयोग को हम बहुत डीपली डिस्कस करेंगे। इसमें निर्वाचन आयोग के साथ साथ इसके बाद में हम दल बदल कानून को, परिसीमन आयोग को, इन सब चीज़ों को हम इसी के साथ में डिस्कस करेंगे। फिर हम आगे की संस्थाओं पे बात करेंगे। इतने तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद में इधर में हम जो महत्वपूर्ण हैं, जो आपके एग्ज़ाम सिलेबस में आ सकते हैं, कुछ उनको हम पढ़ेंगे, और यहाँ पे नीति आयोग वगैरह पे हम डिस्कशन करेंगे। इतना आपका आगे और पढ़ना है, फिर हम अन्य टॉपिक पे बात करेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।